आइए, आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट। हमने फेज इक्विलिब्रियम में पिछली बार फेज जो टर्म है उसे समझा था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे उसका दूसरा टर्म, कंपोनेंट, घटक। साम्यावस्था में तंत्र के घटकों की संख्या उन परिवर्तित अवयवों की न्यूनतम संख्या है जिसकी सहायता से तंत्र के प्रत्येक प्रावस्था की रासायनिक समीकरण की व्याख्या कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखें कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण में प्रावस्था। तो एक रासायनिक समीकरण है, उसमें प्रावस्थाएं हैं और उसमें घटक यानी कि कितने कंपोनेंट हैं जिसकी सहायता से हम इस रासायनिक समीकरण को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और घटक कम से कम हो यानी कि न्यूनतम हो तो मिनिमम नंबर of component which can explain this chemical equation। और each phase सबसे इम्पोर्टेंट है, हर फेज की जो इक्वेशन है उसको ये एक्सप्लेन कर सके। देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ द कंपोनेंट हम अब कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका विघटन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम CO2 में। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास जो कि ठोस रूप में है और ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में विघटित हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ठोस है और CO2 जो है वो गैस है। तो ये हमारी रासायनिक समीकरण हो गई और इसमें जो फेज है हमने पिछली बार देखा, ये फेज इसके अंदर 3 है। पहला कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड और तीसरा CO2 गैस। अब इन घटकों का अध्ययन करने पर 2 घटक हैं क्योंकि कोई 2 घटक से हम तंत्र की तीनों प्रावस्थाओं की व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए, 3 प्रावस्थाएं हैं इसमें। फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, थर्ड CO2 गैस। अब कितने मिनिमम कंपोनेंट हों जो इन तीनों की रासायनिक समीकरण को समझा सके। देखिए, तो अगर मान लिया जाए हमने घटक लिए हैं इसके कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ये दोनों कंपोनेंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं हम कैसे ये एक्सप्लेन होगा। देखिए, माना कि हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है और कैल्शियम ऑक्साइड जो वह भी सॉलिड है। अब मान लीजिए प्रावस्था है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो देखिए, हम 2 कंपोनेंट लिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम ऑक्साइड से। क्या इस रासायनिक समीकरण को समझाती है? तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट अगर सॉलिड है और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है नील कण है, तो देखिए बचा क्या हमारे पास में, ये एक्सप्लेन हो रहा है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड लें तो देखिए इसे नील कर दीजिए तो हमारे पास बचा क्या, इन दोनों तंत्र में से कैल्शियम कार्बोनेट को समझाने के लिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड को नील किया तो हमारे पास अगर एक तरीके से देखें तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बचा, यानी कि ये एक्सप्लेन होता है। अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को सॉलिड को एक्सप्लेन करना है तो देखिए इसको अगर हम नील करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बचा, कैल्शियम ऑक्साइड बचा, तो ये भी एक्सप्लेन करता है। अब बात आती है CO2 को एक्सप्लेन करने की। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, CO2 गैसीय अवस्था में। तो यानी कि इन दो से, यानी
कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड जो दो सॉलिड अवस्थाएं हैं या प्रावस्थाएं हैं, उन दो से ही हमने तीनों को निकाल लिया, 1 और 3, यानी कि ये तीनों के तीनों हमें इन दो घटकों से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इस रासायनिक समीकरण में दो कंपोनेंट है। फेज तो 3 थे लेकिन कंपोनेंट, फेज कितने थे? फेज 3 थे लेकिन कंपोनेंट कितने हुए? 2। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड लेकर के इसे भी प्राप्त कर लिया, इसे भी कर लिया, इसे भी कर लिया। एक तरीके से तीनों उपस्थित हैं, तो ये रासायनिक समीकरण जो है हमारे लिए मिल जाती है इन दो कंपोनेंट्स के जोड़ने या घटाने पर। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट कितने हुए? 2 ही हुए। अब मान लीजिए हमने अगले दो कंपोनेंट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैसीय है। अब देखिए घटक कितने लिए हमने? 2 घटक लिए। अब हमारे पास में पूरी रासायनिक समीकरण में क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर हम CO2 को नील करते हैं, जीरो करते हैं, तो हमारे पास बचा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, या आपका पहला कंपोनेंट। अगर हम इसमें से CO2 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या रहा? ये दूसरी प्रावस्था आ गई आपकी। अगर हम इसमें से इसको नील कर दें कैल्शियम कार्बोनेट, तो बचेगा क्या? CO2। तो तीसरी प्रावस्था भी हमें प्राप्त हो गई। यानी कि इन दोनों घटक के जोड़ने या घटाने से हमें तीनों प्रावस्थाएं प्राप्त हो रही हैं। और इसमें हमने क्या देखा कि इन दो कंपोनेंट से तीनों प्रावस्थाएं जब प्राप्त हो रही हैं तो इसके कंपोनेंट की संख्या क्या हुई? तो अब देखिए तीसरा, कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 लेने पर क्या ये इस रासायनिक समीकरण को एक्सप्लेन करता है? तो हमारे पास घटक हो गए कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 अगर इनका ऐड किया जाए या इनको जोड़ा जाए तो हमारा क्या मिलेगा? हमें कैल्शियम कार्बोनेट। ये पहली प्रावस्था में प्राप्त होगी। अगर कैल्शियम ऑक्साइड से इसे हटा दिया जाए, CO2 को, या नील कर दिया जाए या शून्य, तो देखिए हमारे पास में क्या बचा? दूसरी प्रावस्था मिल गई। और कैल्शियम ऑक्साइड को अगर शून्य कर दिया जाए तो हमें तीसरी प्रावस्था मिल गई। यानी कि फिर से हमें तीनों प्रावस्थाएं मिल गई। और घटक हमने कितने लिए थे? 2। तो हमने देखा कि 2 कंपोनेंट से हमें तीनों प्रावस्थाएं प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार हम कंपोनेंट को प्राप्त कर सकते हैं कि एक रासायनिक समीकरण जो है उसमें कितने फेज हैं, कितने कंपोनेंट हैं। तो देखिए अब जो लास्ट जो बचता है वह है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि टर्म है। तो स्वतंत्र चर जो हमें पता है कि ताप है, दाब है, सांद्रता है, की न्यूनतम संख्या जिसे निश्चित करने पर तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है, उस तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। The minimum number of variables which can define the system is called the degree of freedom of that system। यानी कि एक सिस्टम को हमें, पहले हमने देखा कि एक रासायनिक समीकरण की सभी प्रावस्थाओं को हम परिभाषित कर रहे थे कंपोनेंट से, और कहने का मतलब यह है कि मिनिमम नंबर हम ढूंढ रहे थे जो कि इस पूरी रासायनिक समीकरण को परिभाषित कर सके। अब देखिए पूरे तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित कर सके, कितने वेरिएबल्स हैं उन जो उसको पूर्ण रूप से परिभाषित कर सकते। तो और उसमें मिनिमम संख्या, अधिकतम ना होकर के मिनिमम संख्या जो उसको डिफाइन कर सकती है उस सिस्टम को। तो जब किसी तंत्र को परिभाषित करने के लिए किसी भी चर की आवश्यकता नहीं हो तो ऐसा तंत्र अचर कहलाएगा, यानी कि नॉन वेरिएंट। और अगर एक चर की आवश्यकता हो तो एक चर, और जब 2 चर की आवश्यकता हो तो 2 चर। यानी कि
किसी भी सिस्टम को अगर हम एक वेरिएबल यानी कि ताप से या दाब से या कंसंट्रेशन से एक ही वेरिएबल से उसको डिफाइन करते हैं तो वो मोनोवेरिएंट कहलाएगा। अगर दो वेरिएबल चाहिए कि ताप के साथ साथ हमें उसका दाब भी बताना पड़ेगा, क्योंकि खाली ताप से वो सिस्टम नहीं डिफाइन होगा। अगर ताप के साथ हमें दाब भी बताना पड़ा कि इस ताप पर इतना दाब लगाएं तो ये अवस्था रहेगी, तो वो बाइवेरिएंट हुआ। और अगर हमें किसी भी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो वो सिस्टम नॉन वेरिएंट कहलाएगा। न ताप, न दाब, न कंसंट्रेशन, इसलिए उस सिस्टम को हम कहेंगे नॉन वेरिएंट। और क्योंकि कोई भी यहाँ पर न तो एक और यहाँ पर दो, यहाँ पर शून्य है, अर्थात शून्य अचर यानी कि या शून्य चर, जिसे हम कहेंगे जीरो वेरिएंट या अचर नॉन वेरिएंट। तो सिस्टम हुए नॉन वेरिएंट या जीरो वेरिएंट, मोनोवेरिएंट, बाइवेरिएंट। तो जैसे जैसे हमें वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी वैसे वैसे हम उसका सिस्टम का डेफिनेशन देंगे कि ये इस एक चर से ही डिफाइन होगा या दो चर से डिफाइन होगा या बिल्कुल किसी चर की आवश्यकता नहीं है। तो एक उदाहरण लिया है जिससे देखिए, माना कि ठोस एवं द्रव जल की प्रावस्था साम्य में है और जल और ठोस की अवस्था बर्फ है। जैसे जल की ठोस अवस्था बर्फ है, हमें ज्ञात है कि बर्फ के पिघलने का ताप बाह्य दाब पर निर्भर करता है। अर्थात एक चर को यदि स्थिर किया जाए तो दूसरा भी स्वतः स्थिर हो जाता है। अतः तंत्र को परिभाषित करने के लिए हमें एक ही चर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखा कि हमने एक ही वेरिएबल से उस सिस्टम को डिफाइन कर दिया। और आगे चल करके हम उदाहरण जब लेकर के समझेंगे वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम से, तो आपको और आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आएगा। थैंक यू।